नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। किसी को डर है और किसी को डराया जा रहा है। कोई डर रहा है और कोई डरा रहा है। भारत की राजनीति में आज यही हो रहा है। कोई डर रहा है तो कोई डरा रहा है। नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा। गिरिराज सिंह का दिमाग खराब हो गया है। भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं उसका फायदा जो उठाएगा वो बीजेपी को वोट देगा। जो किसी का उपकार न माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तौबा तौबा और नमक हराम। बिहार चुनाव में कैसे कैसे बयान। मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा। चुनाव में नहीं चलता काम, इसलिए ही हिंदू मुसलमान फिर से एक शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। अशोक, गिरिराज और योगी, हिंदू मुसलमान से जीत मिलेगी। कह दो तौबा तौबा, मैं सरेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा। बीजेपी जेडीयू में छाई खामोशी। नमक हराम मुद्दा बनाएंगे ओवैसी। नेताओं की मजबूरी है या फिर चुनाव में जीत के लिए जरूरी कि किसी न किसी तरह चुनाव में हिंदू मुसलमान की एंट्री हो ही जाती, या यूं कहें कि करा दी जाती, जैसा पहले भी चुनावों में होता आया। बिहार चुनाव में भी वही होता दिखाई दे रहा। इस बार हिंदू मुस्लिम के पिच पर एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद अशोक यादव बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। पहले बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बिहार चुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतरे गिरिराज सिंह ने एक मौलवी के साथ अपने संवाद का जिक्र किया। जिक्र करते हुए एक किस्सा सुनाया और फिर मुस्लिमों को नमक हराम तक कह गए। ऐसा उन्होंने भूलवश नहीं किया, बल्कि अपनी चिर परिचित अंदाज में सब कहा। सुनिए। आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं। हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, इन्होंने संविधान की शपथ ली, बिना भेदभाव और द्वेष के अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उससे तो भेदभाव साफ साफ झलक रहा है। क्या वोटों के लिए किसी समुदाय विशेष के लोगों को नमक हराम कहना गलत नहीं है? यही वजह है कि विपक्षी नेता गिरिराज सिंह के इस बयान पर हमलावर है। गिरिराज सिंह का दिमाग खराब हो गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, बीमार हो गए हैं। क्योंकि उन्हें हिंदू मुसलमान छोड़ करके, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने को छोड़ करके और पाकिस्तान का वीजा देने को लेकर के इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि उनको आधिकारिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दें, क्योंकि वो अपने मंत्रालय का कोई काम नहीं करते। वो कहीं ना कहीं कोई काम नहीं करते हैं और इसके अलावा सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति वो करना चाहते, देश को तोड़ना चाहते, सांप्रदायिक विभाजन करना चाहते। उनसे कहूंगा आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये भाषा उचित नहीं है। ये देश को तोड़ने वाली भाषा है और ऐसा लगता है या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मर्जी से ये हो रहा है, वरना प्रधानमंत्री को चाहिए कि उन्हें मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखाएं ताकि उन्हें समझ। दिल्ली की सत्ता पर जो इस समय राजनीतिक दल सत्ता पर सीन है, वो उसने एक पिरामिड ऐसा खड़ा कर दिया है कि जो डरेगा वो जीतेगा
जो साथ आएगा वो जीतेगा, जो उनके साथ खड़ा होगा वो जीतेगा, जो बाहर जाएगा वो कहीं और जाएगा। इसका मतलब ये नैरेटिव सेट हो गया है कि अब केंद्र की इस सत्ता का इस देश में कोई विकल्प नहीं है। कुछ इस तरह का नैरेटिव बनाते बनाते, तमाम चीजों को आगे बढ़ाते बढ़ाते देश की सत्ता अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जहां केवल एक ही दल और एक दल के सामने एक आदमी और उसके पीछे सारे लोग, जिसका कोई विकल्प ना हो। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता को चलाए रखने के लिए, सत्ता के हाथ में जो पावर्स है उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। सवाल ये नहीं है कि क्या क्या उनके पास संसाधन है, सवाल ये है कि उन संसाधनों पर एकाधिकार किस व्यक्ति का बना हुआ है। सवाल ये भी उठता है कि जब एक आदमी के गद्दी के पीछे, एक आदमी की सीट के नीचे ईडी, सीबीआई और तमाम तरह की आईटी, पुलिस, सब कुछ एक आदमी के अंडर हो, यानी सत्ता के अंडर हो, तो फिर कौन जीतेगा? कौन हरा सकता? फिर उन्हें कोई नहीं हरा सकता। यहां तक कि तमाम संवैधानिक संगठन, मतलब ईडी का मैं जिक्र कर चुका, चुनाव आयोग, यहां तक कि जुडिशरी में भी इस समय जो इंटरफेरेंस चल रहा है उससे तो नैरेटिव साफ बन रहा है। उसी नैरेटिव का है कि जब सब कुछ हमारे हाथ में है तो एनडीए में चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, हम जो कहेंगे वो करेंगे। अगर आप साथ हैं तो चुनाव जीतने की गारंटी है, आप साथ नहीं हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप कल कहां होंगे। क्योंकि मैंने अभी संस्थाओं का नाम लिया, अब आप कहेंगे आपने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि नीतीश कुमार आज की तारीख में, नीतीश कुमार वहां खड़े हुए हैं कि जहां उन्हें खुद पता नहीं है कि वो कल करने वाले क्या है। क्योंकि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ऊपर दो नेता, और वो दो नेता हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए एक शख्स के खास आदमी हैं। तो नीतीश कुमार उसको कुछ भी बोल ले तो अगर उन नेताओं की चल गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी से 101 सीटें, यानी बीजेपी से एक सीट ज्यादा मांग रहे थे, परंतु नहीं मिली। वो नेता जाकर समझौता कराए। दूसरी तरफ मांझी, जीतन राम मांझी 12 सीट मांग रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा 18 सीट मांग रहे थे। दोनों को 6-6 सीट मिली और वो मान भी गए। मान गए या मना लिए गए, डर गए या डरा दिए गए। एक बार आप सुन लीजिए। प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं, और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं, और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, तो उनके बात से सहमत है। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। किया गया है जैसा नहीं, 6 सीट दी गई उसमें नजरअंदाज जैसा नहीं। हमने जनरल कहा है, कोई चुनाव के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं, एक जो हमेशा से है, तो उसके आधार पर हमने यह बात कही थी। अभी इस चुनाव को देखकर मत देखिए। सत्ता की हाँ में हाँ मिलाते मिलाते चिराग पासवान समझ गए हैं कि अब धीरे धीरे ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी तो उन्होंने जितनी, आज तक किसी को पता नहीं चिराग पासवान ने कितनी सीटें मांगी थी, परंतु उन्हें सीट मिलती चली गई। अब आप इससे आगे हम बढ़े, आप इस सत्ता के लालच और सत्ता में बने रहने की जो होड़ है, सत्ता में बने रहने का जो एक संकल्प है या एक जिद है,
उसको आप संजय झा और ललन सिंह के रूप में जान सकते हैं। ललन सिंह और संजय झा ने जनता दल यूनाइटेड में सीटों को किस तरह से मैनिपुलेट किया है, किसको कहां बैठाया है, सब कुछ आपके सामने हुआ है। नीतीश कुमार बोलते रह गए, उनकी किसी ने नहीं सुनी। वो बीजेपी के इशारे पर काम करते रहे, दोनों के दोनों नेता, और एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास बिहार में भी करने लगे कि महागठबंधन में कुछ नहीं है, अब केवल एनडीए है, और एनडीए में भी अमित शाह और बीजेपी है, बाकी किसी दलों का एनडीए में कोई लेना देना है ही नहीं साहब। वो जो कहेंगे उनके पीछे खड़ा होना है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि उनके हाथ में क्या क्या पावर्स है। तो आप समझ रहे होंगे, मेरा जो पहले ही मैंने बोला था उसको आप समझते रहिए। विपक्ष के मुद्दे, चाहे वो मुद्दा आम आदमी के मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, यहां तक कि एसआईआर का मुद्दा भी अब कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। अब इस समय केवल मीडिया में आप देख रहे होंगे केवल महागठबंधन टूट गया, महागठबंधन छिन्न भिन्न हो गया, और केवल एक गठबंधन को आपके सामने पेश किया जा रहा है। मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों के आगे क्या बात हो रही है? तोड़ फोड़ की बात हो रही है, मुसलमानों को गाली देने की बात हो रही है, मुसलमानों को गद्दार बताने की बात हो रही है, मुसलमानों को नमक हराम बताने की बात चल रही है। लेकिन आप जो आपने शुरू में पकड़ा था, आप उसी को पकड़े रहिए कि डर के आगे हार है या जीत है। अब आप एक बात बताइए, 2024 में से पहले एनडीए यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते थे बीजेपी की, और वो जो चाहते थे वो करते थे पीएमओ से। परंतु 2024 के चुनाव के बाद ऐसी करवट इस देश की राजनीति ने ली कि सारा सिस्टम अमित शाह के हाथ में आ गया। अमित शाह ने पूरा मंत्रालय, हर डिपार्टमेंट को गृह मंत्रालय में समेट कर रख दिया। उनके हाथ में इतनी पावर आ गई। आप एक आदमी, अमित शाह को एक आदमी मत समझिए, वो एक इस समय देश के सबसे पावरफुल मंत्रियों में से एक है या व्यक्तियों में से एक है। आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, चुनाव जितवाओ, ये चल रहा है। जिसके इस देश का गृह मंत्रालय कितना मजबूत है आपको मैंने बता दिया। सारी संस्थाएं, सारे वो सुरक्षा की चीजें सब उसके अंडर में है, तो वो तो डराएगा ही। अब छापे किसके डले, छापा किसके यहां पड़ा, इसकी तभी तक गुंजाइश है जब तक आप सत्ता के साथ खड़े हुए हैं। इसी का एक उदाहरण है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में चुनाव हार जाता है, वो बीजेपी चुनाव जीत जाती है, एकनाथ शिंदे भी चुनाव जीत जाते हैं, उसकी पार्टी भी कुछ सीटें जीत जाती है, परंतु उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। पहले जो मुख्यमंत्री था उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता और उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वो चाहता तो समर्थन वापस ले सकता था, चाहता तो बीजेपी से बाहर हो सकता था, चाहता तो एनडीए से बाहर हो सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि बाहर जाने का भी फायदा नहीं है और जितना हो सके अंदर की मलाई चाट ली जाए। ऐसा ही उदाहरण अजीत पवार का भी आप ले सकते हैं। अजीत पवार भी बाहर जा सकता था, क्योंकि उसकी पार्टी की और उसकी लाइन अलग अलग है, परंतु बीजेपी की और उसकी लाइन अलग है, परंतु उसे भी तो सत्ता की मलाई खानी थी। खैर छोड़िए, अब हम आगे की बात करते हैं। किसी को धमकाया, किसी को डराया, किसी को दूसरे तरीके से डराया, और जब चीजें हाथ में आ गई और जब सारी चीजें अपने कंट्रोल में आई, तो राहुल गांधी जैसे नेता को, हालांकि ये जब 2023 की बात है, उस समय गृह मंत्रालय भी पावरफुल था परंतु इतना नहीं था। उस समय ईडी 50 घंटे पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाती है, 5 दिन लगातार बुलाती है, तमाम तरह के आरोपों का वो जवाब देते हैं, परंतु गिरफ्तार नहीं करते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, और यहां तक कि हेमंत जो सोरेन है उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। सबसे पहले सबसे जल्दी छूटने वाले हेमंत सोरेन ही थे, परंतु वो चुनाव जीत जाते हैं। आप कहेंगे कि चुनाव कैसे जीत गए? आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद 3 चुनावों में
4 चुनावों में बीजेपी 2 चुनाव हारी है और 2 में बम्पर जीत हासिल की है, एक महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, और हारे हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड। आपका सवाल यह जायज है कि आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन कैसे जीत गया। बिल्कुल जीत गया। वो ऐसे जीत गया कि उसने अदानी के पावर प्लांट को या अदानी के किसी भी प्लांट को छेड़ने की हिमाकत नहीं की। तो कहीं ना कहीं वो उसको सत्ता के साथ का संरक्षण मिल गया और वो आराम से जीतकर अपनी जमीन बचाने में कामयाब रह गया। जहां कांग्रेस टकराई, मध्य प्रदेश में टकराई, हार गई, छत्तीसगढ़ में टकराई, हार गई, उसके अलावा बाई इलेक्शन में जहां टकराई वहां भी ज्यादातर हार गई। परंतु आज चुनाव में, आज आपसे बात बिहार की कर रहा हूं, जब बिहार में इस डर का माहौल है और मीडिया ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि एनडीए ही है, एनडीए के सामने कुछ भी नहीं है और महागठबंधन टूट गया है। महागठबंधन में ऐसी टूट की नौबत आखिर कैसे आ गई, आपको मैं बताता हूं। 10 नवंबर 2025 को लैंड फॉर डील मामले में तेजस्वी परिवार यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की सजा पर फैसला होना है। उस दिन 10 नवंबर है और 11 नवंबर को फिर चुनाव होना है। सीटों का बंटवारा लटका रहा, कांग्रेस का भी और महागठबंधन का पूरे का। अब क्या प्लानिंग है, आगे कौन किसके साथ रैली करेगा, कोई नहीं बता सकता। महागठबंधन के नेता कहां है, कोई नहीं बता सकता। नॉमिनेशन कल खत्म हो गया, आज तक तेजस्वी यादव कोई रैली नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, आपको यह भी बता देता हूं मैं कि कांग्रेस को चाहे कुछ भी कहें, कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। वो अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है, परंतु जब महागठबंधन वाले ही उसको डिच करने पर तुले हुए तो इसमें कांग्रेस क्या करे। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट है, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते और ना ही बीजेपी के उससे डरते हैं, तो वो नहीं जा सकते। बच्चे सहनी और आरजेडी कहीं ना कहीं आज डर के आगे हार की स्थिति में खड़ी हुई है। उसे कहीं ना कहीं डर है 10 तारीख का, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया कि सारे संस्थान इस समय कहां खड़े हुए हैं। उसे डर है 10 तारीख में क्या होने वाला है। उसे डर है कि कहीं मैं जीत कर भी ना हार जाऊं। और मुकेश सहनी का आप समझ सकते हैं, वो उसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां जाएगा। वो कल भी बीजेपी के साथ था, अब आगे भी अगर वो बीजेपी के साथ चला जाए, 1 सीट वो जीतेगा, अगर चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। परंतु मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि जिसको डराया वो साथ खड़ा हो गया। अब यहां आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं कि जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। क्या पहले उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ थे? क्या जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ थे? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे? ये कुछ छत्रप हैं और कुछ राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी की खिलाफत करके ही चुनाव जीत सकते हैं। उनमें आप शरद पवार का नाम ले सकते हैं, उनमें आप ममता बनर्जी का नाम ले सकते हैं, उनमें आप अखिलेश यादव का नाम ले सकते हैं, तेजस्वी यादव का नाम ले सकते हैं, कम्युनिस्टों का नाम ले सकते हैं, साउथ के कई दलों का नाम ले सकते हैं, और कांग्रेस उनमें प्रमुख रूप से है जो बीजेपी के खिलाफत करके ही सत्ता में आ सकती है और अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकती है। अब आप एक और ये सोच सकते हैं, क्या अकेले दल कोई जीत सकता है? इस समय हालात नहीं है, ना ही बिहार के ना ही पूरे देश के, कि कोई अपने दम पर सत्ता में आ सकता हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो। 1-2 स्टेटों की मैं बात नहीं करता, परंतु सब जगह यही हाल है। मांझी साथ हैं, पैसे कमा रहे हैं, खूब कायदे से मलाई चाट रहे हैं। कुशवाहा साथ हैं, और जो नहीं डरा वो समझो हार गए। ऐसी हार और ऐसा डर इस देश की राजनीति का ये एक आम किस्सा इस समय बन चुका है। आप जितना डराओगे उतने चुनाव जीतोगे, जितना आप डरोगे
उतने चुनाव आप हारते चले जाओगे। आगे आप समझदार हैं, मैं इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उल्टे सीधे बयान देकर माहौल बनाना, डर का माहौल बनाना, ईडी सीबीआई का माहौल बनाना, पत्रकारिता में अपने खिलाफ कोई सवाल ना उठने देना, ये सब डर के माहौल को ही दर्शाते हैं मेरे विचार में। आप क्या सोचते हैं आप सोचिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।